Assalamu alaikum. Welcome back to CCSK course from Urdu IT Academy. This is lecture number 9 and we are in domain 5, which is information governance. Objectives of lecture 9 will be definition of information governance, then discussing information governance domains, उसके बाद data security life cycle, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इस डोमेन पर बेस्ड। सबसे पहले देखते हैं इंफॉर्मेशन गवर्नेंस का डेफिनेशन। क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस जो डेफिनेशन दे रहा है वो है इंश्योरिंग द यूज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन कंप्लाइज विद ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स एंड स्ट्रेटेजी इंक्लूडिंग रेगुलेटरी, कॉन्ट्रैक्चुअल एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि आपका जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, उसके स्टैंडर्ड, स्ट्रेटजी, उसके रेगुलेटरी और कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट, उसके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लाई करें या कर रहे हैं, इसको इंश्योर करना ही इंफॉर्मेशन गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इंफॉर्मेशन कंपनी का ब्रेड एंड बटर होती हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने में वैसे ही कुछ चैलेंजेस आते हैं जो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो ये चैलेंजेस क्यों आते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, मल्टी टेनेंसी, इलास्टिसिटी नेचर ऑफ क्लाउड। इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में आपको एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए। और अब तो डेटा प्राइवेसी का अलग जोर है, हर कंट्रीज के अपने नियम कानून हैं, डेटा लोकलाइजेशन से लेकर क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर के अपने अलग झमेले हैं। डेटा प्राइवेसी टॉक्स अबाउट डेटा सब्जेक्ट, क्लासिफिकेशन, डेटा ओनर या डेटा कंट्रोलर। तो इंफॉर्मेशन गवर्नेंस की कुछ डोमेन्स हैं, जो मेन डोमेन्स हैं जो के क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस ने CCSK में डिस्कस किए हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। पहला है इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन। इंफॉर्मेशन या डेटा को उसके सेंसिटिविटी और इम्पोर्टेंस के बेस पर कैटेगराइज या प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के प्रोसेस को इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन कहते हैं। सवाल है कि इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? तो जवाब यह है कि इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि ये पता चल सके कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पॉलिसीज और कंट्रोल की ज़रूरत है। जब तक आपको उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं होगा, आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किस लेवल की जद्दोजहद करेंगे या किस लेवल का कंट्रोल इस्तेमाल करेंगे, किस लेवल की पॉलिसीज बनाएंगे। इसलिए इंफॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि जनरली जो मार्केट में जो स्टैंडर्ड तरीके हैं वो दो तरीके हैं क्लासिफिकेशन के। पहला है मिलिट्री और गवर्नमेंट का तरीका, वो इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करते हैं। दूसरा है कमर्शियल। तो अब आप देखिए, ये एक डेटा क्लासिफिकेशन टेम्पलेट है, ये बेसिकली कमर्शियल का है। कमर्शियल लेवल पर जो डेटा क्लासिफिकेशन हाईएस्ट क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं सेंसिटिव, फिर कॉन्फिडेंशियल है, फिर रेगुलेटेड है, पब्लिक है। सो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा डिफर करता है, बट यही एक तरीका है मेन कमर्शियल का। दूसरा है गवर्नमेंट या डिफेंस या मिलिट्री के अपना लेवल ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन। तो वो स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ सेंसिटिव है तो वहाँ टॉप सीक्रेट सबसे हाईएस्ट यहाँ पर सेंसिटिव है, यानी कमर्शियल में सेंसिटिव है। तो मिलिट्री में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो यूज करती हैं वो टॉप सीक्रेट, फिर सीक्रेट आता है, जैसे यहाँ पर सेंसिटिव है, फिर कॉन्फिडेंशियल है। अब आप देखिए कॉन्फिडेंशियल का डेफिनेशन क्या है, यहाँ उसने मेंशन किया हुआ इंफॉर्मेशन दैट इज फ्रीली। पब्लिक का जो डेफिनेशन है वो है इंफॉर्मेशन दैट इज फ्रीली एंड विदाउट रिजर्वेशन मेड अवेलेबल टू द पब्लिक। जो कुछ भी आज की डेट में गूगल पे दिख रहा है आपको वो पब्लिक इंफॉर्मेशन है। उसकी क्या कौन से उसके डिस्क्लोजर होने पर या वो अगर डिस्क्लोज हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। वी नो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज इन केस ऑफ डेटा इज ऑफ पब्लिक लेवल क्लासिफाइड। ठीक है, अगर सेंसिटिव है तो क्या हो सकता है, लॉस ऑफ रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन का हो जाएगा,
ऑर्गेनाइजेशन का लॉस ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, यानी कि जो भी उसके कस्टमर्स हैं उनका ट्रस्ट जो है वो खो देगा ऑर्गेनाइजेशन, अगर उनका सेंसिटिव डेटा एक्सपोज हो जाता है या उसका डिस्क्लोजर हो जाता है तो। ठीक है, अब है just a minute। हाँ, तो हमने डिस्कस किया कि इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। तो जब तक इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन का हमें पता नहीं होगा, हम उस पर अप्रोप्रिएट कंट्रोल नहीं लगा पाएंगे, उस पर अप्रोप्रिएट पॉलिसीज नहीं लगा पाएंगे। कैसे कौन सा लगाना है, पॉलिसी लगानी है, कौन सा कंट्रोल लगाना है, ये सब जानने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पॉलिसीज। डेटा क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज में, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होता है, उसमें डेटा को क्लासिफाई करने की पॉलिसीज लिखी होती है। तो डेटा क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज में क्लाउड में इंफॉर्मेशन को कैसे क्लासिफाई करना है, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लाउड के केस में आपने देखा है कि तीन मॉडल्स हैं जनरली। ठीक है, थ्री मॉडल्स ऑफ थ्री मॉडल्स ऑफ मॉडल्स इन क्लाउड, जैसे आईएस, पैस एंड सैस। आईएस, पैस और सैस के केस में एक ही पॉलिसी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आईएस के केस में डेटा पर आपका कंट्रोल अलग होता है, जबकि सैस के केस में अलग होता है। तो आईएस यानी कि क्लाउड सेंट्रिक क्लासिफिकेशन भी मेंशन होनी चाहिए आपके डेटा क्लासिफिकेशन पॉलिसीज में। नेक्स्ट है लोकेशन एंड ज्यूरिसडिक्शन। इन दिनों हर कंट्रीज के अपने डेटा प्राइवेसी लॉज हैं। जिन कंट्रीज के नहीं है वो भी अपने लॉज के साथ आ रही हैं। दे आर गोइंग टू रिलीज देयर प्राइवेसी लॉज वेरी सून। सर्विस प्रोवाइडर को उन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना ही होगा, यानी कि जो भी उस कंट्री का जो रेगुलेशन है, जो प्राइवेसी लॉज हैं या उसकी जो रेगुलेशन है, वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को कंप्लाई करना पड़ेगा अगर उस कंट्री में बिजनेस करना है, उस कंट्री में धंधा करना है तो। ठीक है, सिंपली बहुत सी कंट्रीज अपनी कंट्री या उसके सिटीजन का डाटा उसी कंट्री में रखने का को मैंडेट करती हैं बेसिकली। तो क्लाउड सर्विस लॉन्च करते वक्त डाटा लोकलाइजेशन का ध्यान रखना भी जरूरी है। फिर है डेटा ओनरशिप या कस्टोडियनशिप। डेटा की जिम्मेदारी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की होती है, याद रखिएगा। डेटा की जिम्मेदारी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की होती है। अगर आपने अपनी सर्विसेज क्लाउड पे लॉन्च कर रखी हैं तो आपका भी जो भी डेटा है, चाहे आपका डेटा हो चाहे आपका कस्टमर का डेटा हो, जो आपने अपलोड कर रखा है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, डेटा की जिम्मेदारी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की होती है, चाहे आप क्लाउड में क्यों ना मूव कर जाए। डेटा का क्यों और कैसे इस्तेमाल होना है, ये डिक्टेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन जिस इंडिविजुअल पे डालती है या जिसको सौंपती है, वो है डेटा ओनर या डेटा कंट्रोलर। डेटा ओनर और डेटा कंट्रोलर का काम क्या होता है? डेटा क्लासिफिकेशन से लेकर उसके इस्तेमाल करने के प्रोसेस को एस्टेब्लिश करना, यानी डाटा को क्लासिफाई करने से लेकर उसके इस्तेमाल करने की प्रोसेस को एस्टेब्लिश करने का काम डेटा ओनर का होता है या डेटा कंट्रोलर का होता है। फिर उस क्लासिफिकेशन डेटा ओनर ने कर रखा है या डेटा कंट्रोलर ने कर रखा है, और जो उसके इस्तेमाल करने का प्रोसेस डेटा ओनर या डेटा कंट्रोलर ने इस्टेब्लिश कर रखा है, उसके हिसाब से, उसके अनुसार, उसको फॉलो करते हुए या उसके अकॉर्डिंग डेटा का इस्तेमाल होने देने की जिम्मेदारी जिस इंडिविजुअल पर होती है। यानी कि ये डेटा कंट्रोलर ने जो क्लासिफिकेशन कर दिया है, जो प्रोसेस एस्टेब्लिश कर दिया है, उसको फॉलो करते हुए डेटा का जो इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी जो होती है, या डेटा जो प्रोसेस होता है वो जिम्मेदारी होती है डेटा कस्टोडियन की। यानी जो बंदा इस काम को देख रहा होता है वो डेटा कस्टोडियन कहलाता है। तो डेटा कस्टोडियन डेटा ओनर के बिहाफ में डेटा प्रोसेस करता है। ये बात याद रखिएगा। डेटा अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारी हमेशा डेटा कंट्रोलर की होगी। डेटा अल्टीमेटली जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन की है, ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कंट्रोलर को वो जिम्मेदारी सौंप रखी है, तो जाहिर सी बात है कि डेटा कंट्रोलर या डेटा ओनर की जिम्मेदारी है। फिर उसने वो काम डेलीगेट कर रखा है डेटा कस्टोडियन को। डेटा कस्टोडियन का काम कुछ भी अमेंडमेंट नहीं करना है, सिंपल जो भी डेटा कंट्रोलर ने या डेटा ओनर ने जो प्रोसेस स्टैब्लिश किया है, जो क्लासिफिकेशन स्टैब्लिश किया है, उसके हिसाब से काम करना।
उसके हिसाब से डेटा का इस्तेमाल होने देना, ये काम है डेटा कस्टोडियन का। फिर आता है प्राइवेसी। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्राइवेसी इंश्योर करना होता है, ये यानी कि जिस कंट्री का रेगुलेशन है प्राइवेसी का, उसके हिसाब से आपको प्राइवेसी इंश्योर करना होगा। ये क्लाउड के केस में थोड़ा ज़्यादा पेचीदा हो जाता है और ज़्यादा अटेंशन दरकार होती है। क्यों, वो आप जानते ही हैं। बहुत सारे रीज़न में एक रीज़न वो भी है, वो है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल ऑफ क्लाउड। क्लाउड में कहीं पे डेटा की पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है, कहीं डेटा आपके कंट्रोल में पूरा नहीं होता है। तो अ, उसी हिसाब से आपको अपने प्राइवेसी का कंसर्न देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्चुअल कंट्रोल्स। ये कंट्रोल्स आप एक लीगल टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और गवर्नेंस रिक्वायरमेंट की कुछ हद तक जिम्मेदारी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पर भी डाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि सपोज कीजिए एक आपने सैस की सर्विस ले रखी है किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, आप उस पर अपना डेटा अपलोड कर रहे हैं, लेकिन डेटा पर पूरा जोर, पूरा कंट्रोल आपका नहीं है। हो सकता है कि मास्टर डेटा का कंट्रोल, मास्टर डेटा का एक्सेस या मास्टर डेटाबेस का एक्सेस जिसमें आप डेटा अपलोड कर रहे हैं आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास होगा ऑब्वियसली, ठीक है। यानी अगर वो चाहे तो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो आप अपने आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें आप इस तरह के कंट्रोल्स, इस तरह के क्लॉज डाल सकते हैं, भाई मेरा डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी या उसकी इंटीग्रिटी का मतलब कि जो हम कंट्रोल लगा रहे हैं वही है। उसके अलावा आप, चूंकि आपका आपके प्लेटफॉर्म पे हम अपलोड कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी भी कुछ हद तक होती है। जो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल जो जो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉज हैं आप वहाँ डाल सकते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कंट्रोल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी कंट्रोल। अब सिक्योरिटी कंट्रोल क्लाउड में सिक्योरिटी कंट्रोल लगाना भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में। जैसे क्लाउड के केस में इंक्रिप्शन कंट्रोल कैसे लगाना है, सैस, आईएस, पैस, ये तीन है ना, या ये कह सकते हैं आईएस, पैस, सैस। इन तीनों के केस में अलग अलग अप्रोच होगा। आईएस के केस में पूरा एक्सेस आपके पास है, आप अपना इंक्रिप्शन सॉल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। सैस के केस में सर्विस प्रोवाइडर कौन सा इंक्रिप्शन यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, फिर ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो सीसीएस के डोमेन 11 में हम देखेंगे कि सिक्योरिटी कंट्रोल को कैसे डिफरेंटली डील करना होगा क्लाउड के केस में। तो सिक्योरिटी अभी मतलब इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे डोमेन 11 में, ठीक है। अब आता है, अब हम डिस्कस करेंगे डेटा सिक्योरिटी लाइफ साइकिल। इंफॉर्मेशन गवर्नेंस डिपेंड करता है डेटा या इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के तरीके पर। इंफॉर्मेशन या डेटा के इस्तेमाल से पहले हम समझते हैं डेटा सिक्योरिटी लाइफ साइकिल। अकॉर्डिंग टू क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस, डेटा सिक्योरिटी लाइफ साइकिल के 6 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है क्रिएट, दूसरा है स्टोर, थर्ड इज यूज, फोर्थ इज शेयर, फिफ्थ इज आर्काइव एंड सिक्स इज डिस्ट्रॉय। जब भी आप नया डेटा बनाते हैं, जब भी आप नया डेटा क्रिएट करते हैं या क्रिएटेड डाटा में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करके आप सेव करते हैं, दोनों केस में डाटा क्रिएशन होता है। यानी कि दोनों जो कंडीशन है वो दोनों कंडीशन डाटा का क्रिएशन कहलाता है, यानी डाटा आप क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। उसके बाद आप जब आपने डाटा क्रिएट कर लिया, देन यू विल स्टोर इट समवेयर, कहीं ना कहीं आप इसको स्टोर करेंगे। जैसे ही डाटा क्रिएट होता है, यू नीड टू स्टोर समवेयर, दैट कैन बी ए हार्ड डिस्क, इट कैन बी ए क्लाउड स्टोरेज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड आता है, तीसरा काम होता है आपका, आपने डाटा क्रिएट किया, उसको स्टोर किया, फिर इसका आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्टोर डेटा को आप इस्तेमाल करते हैं। उसका इस्तेमाल क्या हो सकता है, या तो आप उसको व्यू करेंगे या आप उसका प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डेटा का यूज। नेक्स्ट आता है शेयर। फिर आपने जो भी डेटा बनाया, जो भी डेटा क्रिएट किया, सेव किया है, उसका इस्तेमाल किया, अब उस डेटा को हो सकता है आपको किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करना पड़े। फिर आप डाटा को शेयर करते हैं स्टेक होल्डर के साथ या थर्ड पार्टी के साथ। उसके बाद आप डाटा को आर्काइव करते हैं। डाटा आर्काइव क्या है? डाटा आर्काइव क्या है, उसकी वजह क्या है? डाटा आर्काइव करने की कई वजह हो सकती है। ट्रेल लॉग रखना, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह कर भी आपको डेटा कुछ वक्त के लिए स्टोर करके रखना होता है।
यानी कि आर्काइव के केस में जो डेटा होता है ना, उसका फ्रीक्वेंट एक्सेस नहीं होता है। जैसे आप बात करता हूँ मैं इंडिया में जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, सारे बैंक उसको फॉलो करते हैं कि आपको आपके किसी कस्टमर का जो ट्रांजैक्शनल डेटा है वो आपको 20 साल के लिए रखना होना चाहिए या 25 साल के लिए रखना होगा। ठीक है, तो 25 साल के लिए अब मेरा सपोज कीजिए मेरा 10 साल पुराना डेटा है बैंक के पास, तो उसका मैं फ्रीक्वेंट एक्सेस नहीं करता हूँ। हो सकता है मुझे ज़रूरत ही ना हो 10 साल पुराने डेटा की, लेकिन चूंकि आरबीआई का रूल है, उसका कानून है, तो उस कानून को फॉलो करने के लिए बैंक को डेटा को रखना होगा। तो वो जो है वो आर्काइवल स्टोरेज में रखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ क्लाउड की, तो S3 होता है, S3 में फ्रीक्वेंट एक्सेस होता है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस होता है। फिर ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर का मतलब है कि आपने उसको बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया, वो पड़ा हुआ है वहाँ पे। आपको जब एक्सेस करना है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर आप रिट्राइव करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। नॉर्मल जो डेटा, करंट डेटा जो सेव करते हैं, उसमें क्या होता है, आपने क्लिक किया, डेटा आपके सामने डिस्प्ले हो गया। आर्काइव डेटा होता है वो आपको फौरन डिस्प्ले नहीं होता है, उसके लिए आपको कुछ वक्त की जरूरत होती है। उन वक्तों में वो प्रोसेस करके फिर वो आपको डेटा डिस्प्ले करता है। तो ये हो गया आर्काइवल। अब मान लीजिए कि 25 साल का या 20 साल के लिए आरबीआई ने मैंडेट कर रखा है आपको डेटा रखने के लिए। 20 साल के बाद क्या करेंगे? 20 साल के बाद आपको डेटा नहीं रखना है। 20 साल के बाद जब आपका 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 वो पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो आपको वो डेटा डिस्ट्रॉय करना होता है। जब आपका पुराना डेटा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की एज पूरी कर लेता है या आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट की एज पूरी कर लेता है, आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिलीट करना, फॉर्मेट करना। जैसे आपने हार्ड डिस्क में रखा तो हमने फॉर्मेट कर दिया। ठीक है। क्लाउड के केस में एक वर्ड इस्तेमाल होता है, क्रिप्टो श्रेडिंग। क्रिप्टो श्रेडिंग जो है, बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय डेटा इन क्लाउड इज क्रिप्टो श्रेडिंग। इस वर्ड को याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको कि द बेस्ट वे टू डेटा डिस्ट्रॉय द डेटा इन क्लाउड। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मोस्ट pragmatic ऑप्शन फॉर डेटा डिस्पोजल इन द क्लाउड इज विच ऑफ द फॉलोइंग। हमने अभी डिस्कस किया है। मोस्ट pragmatic कौन सा है? डिगॉजिंग, फॉर्मेटिंग, क्रिप्टो शेडिंग, डिलीटिंग। अभी हमने डिस्कस किया है कि क्रिप्टो शेडिंग इज द मोस्ट pragmatic ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन टू ensure data destruction in cloud is crypto shredding. So the answer will be crypto shredding. अगला क्वेश्चन है, logs, documentation, and other materials that are needed for audits and compliance are used as evidence to support compliance activities are called as, यानी कि जो भी लॉग्स हो गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, इस तरह का कुछ भी ऑडिट ट्रेल्स हो जाते हैं जो आप ये दिखाने के लिए ऑडिटर्स को कि भाई मैं कंप्लाई कर रहा हूँ, आई हैव मतलब मेरा जो कंट्रोल्स है वो कंप्लाई कर रहा है आपकी इस रिक्वायरमेंट को, उसके लिए आपको कुछ प्रूफ देने पड़ सकते हैं। प्रूफ क्या कहलाते हैं? वो प्रूफ कहलाते हैं आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ा है, ये हमने पहले भी आई थिंक पहले या दूसरे डोमेन में भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो दैट इज ऑल फॉर लेक्चर नंबर 9 एंड डोमेन 5। इसके बाद हम मिलेंगे अगले डोमेन में। So thank you for joining this session.